Hello everyone, my name is Sarthak Chavli and today I am back with one more video of biochemistry. So today we are gonna talk about a fatty liver. Okay, so today we are gonna talk about fatty liver. Okay, right. So फैटी लिवर में सिंपली क्या होता है फैटी लिवर मुझे पता करना है, क्यों होता है फैटी लिवर मुझे पता करना है और कैसे होता है फैटी लिवर मुझे ये पता करना है, राइट। क्यों फैटी लिवर इम्पॉर्टेंट है पढ़ना वो भी मुझे पता होना चाहिए। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये क्लिनिकल कंडीशन है, राइट। इट इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन। ओके, क्लिनिकल कंडीशन है इसलिए मुझे भी पढ़ना है, राइट। पहली बात, फैटी लिवर मतलब होता क्या है? एक ऐसा क्लिनिकल कंडीशन जिसमें लिवर में फैट स्टोर होता है, फैट डिपॉजिट होता है। ओके, फैट एक्यूमुलेट करता है। तो आप सोच रहे होंगे यार बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, लिवर में हो रहा है। ओके, आप फैटी एसिड सिंथेसाइज कर रहे हो तो वो भी लिवर में हो रहा है। आप कीटोन बॉडीज़ बना रहे हो वो भी लिवर में हो रहा है। आप कोलेस्ट्रॉल बना रहे हो वो भी लिवर में हो रहा है। फिर लिवर में क्यों एक्यूमुलेट हो रहा होगा? मतलब सब चीज़ आप लिवर में कर रहे हो, ये सब सारे प्रोसेसेस लिवर में हो रही हैं, तो लिवर में एक्यूमुलेट क्यों करेगा? सो आंसर है, लिवर स्टोरेज ऑर्गन नहीं है फैटी एसिड्स का, ठीक है। फैटी एसिड्स का, लिपिड्स का स्टोरेज ऑर्गन नहीं है। लिवर बस उसको मेटाबोलाइज करने के लिए है, राइट। वो स्टोर नहीं कर सकता है। स्टोरेज ऑर्गन क्या है हमारा? एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। फैट्स के लिए स्टोरेज ऑर्गन क्या है? एडिपोज टिश्यू है, राइट। सो लिवर इसको स्टोर नहीं कर सकता है। तो एक्यूमुलेट होता क्यों होगा? आप सोचो, आप इमेजिन करो कि फॉर एग्जांपल ये आपका लिवर है, राइट। लिवर है, लिवर में आपको ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, फैटी एसिड्स, लाइक ऐसे चीज़ें आपको बार बार आते रहेंगे। लिवर में आता है, ठीक है। लिवर खुद प्रोसेस करता है, लाइक लिवर बीटा ऑक्सीडेशन करेगा, उससे दूसरे कंपाउंड्स बनाएगा, दूसरे स्ट्रक्चर्स बनाएगा एंड खुद भी यूज़ करेगा एंड बचा हुआ वो बाहर कर देगा, राइट। हेल्दी लिवर में होता क्या है कि जितना इसका आना है उतना वो यूज़ भी हो जाएगा और चले भी जाएगा। मतलब नेट क्या होगा? नेट लिवर में जो होगा वो ज़ीरो होगा। स्टोर्ड जो है वो ज़ीरो होगा। मतलब जितना आया वो या तो बाहर चला गया या तो वो यूज़ हो गया, ठीक है। फैटी लिवर कंसेप्ट आता कब है? जब ये बैलेंस बिगड़ता है, ठीक है। बैलेंस कैसे बिगड़ता है? या तो हो सकता है फॉर एग्जांपल कि आपका फैटी एसिड बहुत ज़्यादा आ रहा है, राइट। फैटी एसिड बहुत ज़्यादा आ रहा है बट आपका लिवर यूज़ करना, वो फंक्शन, लिवर फंक्शनिंग प्रॉपर है, लिवर उसको निकाल रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है, वो भी प्रॉपर है, बट जो आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। जो आ रहा है सबस्ट्रेट के फॉर्म में, फॉर एग्जांपल फैटी एसिड्स आ रहे हैं, ठीक है। सो फैटी एसिड्स जो आ रहे हैं वो क्या पता उनका आना ज़्यादा हो गया हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं लिवर में ताकि लिवर उस पर वर्क करे, ठीक है। और वो कब कब होता है, कैसे कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, राइट। सो तब तक के लिए या तो ये कंडीशन हो सकता है, या तो ये कंडीशन हो सकता है कि जो फैटी एसिड्स आ रहे हैं लिवर पर वो नॉर्मल है पर लिवर का फंक्शनिंग गड़बड़ है, ठीक है। इन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, इन केस ऑफ सिरोसिस, ठीक है। और ऐसे ऐसे कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पर लिवर डैमेज है या लिवर में फंक्शनिंग में उसके गड़बड़ है, ठीक है, तब भी हो सकता है कि वो यूज़ नहीं कर पा रहा है और वो एक्यूमुलेट करते जा रहा है, राइट। तीसरा कंडीशन हो सकता है जहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, पर वो निकाल ज़्यादा नहीं पा रहा है, एक्सक्रीट ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, तब भी एक्यूमुलेट करेगा। सो कुल मिला के जो नेट होगा, जितना आ रहा है उतना वो यूज़ एंड बाहर जाना चाहिए, एक्सक्रीट होना चाहिए, बराबर। नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? एक्यूमुलेशन होगा। एक्यूमुलेशन होगा तो फैटी लिवर होगा, बराबर, ओके। तो क्वेश्चन है, सारे फैटी एसिड्स एंड ये सारे स्ट्रक्चर्स क्यों आ रहे हैं? मतलब लिपिड्स क्यों अल्टीमेटली लिवर में आ रहे हैं? आंसर है केएफसी के बिल के लिए। क्या है आंसर? केएफसी के बिल के लिए। क्या है केएफसी का बिल? केएफसी का बिल
एल है ये, ठीक है, ये निमोनिक है। KFC का बिल मतलब के मतलब वो कीटोन बॉडी बना सकता है, जो आ रहा है एसिटाइल कोए, ओके, उनसे कीटोन बॉडीज़ बना सकता है, वो फैटी एसिड्स भी बना सकता है, ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल भी बना सकता है, ठीक है, वो बी से क्या बनाएगा, बी से बाइल सॉल्ट्स भी बना सकता है, ठीक है, और वो क्या कर सकता है, एल से लाइपोप्रोटीन्स भी बना सकता है, राइट। लाइपोप्रोटीन जैसे VLDL, ठीक है, खैर डिटेलिंग में देखेंगे, बट हाल फिलहाल सारे फैटी एसिड सब इसलिए आते हैं ताकि उनको KFC का बिल मिले, ठीक है, ओके। सो अभी देखते हैं एक एक रीज़न। सबसे पहला 3 लेवल पे मुझे चेक करना है, अगेन मैं बोल दूँ 3 लेवल पे मुझे, पहला लेवल, दूसरा लेवल और तीसरा लेवल। सो ये 3 लेवल्स में मुझे एक एक चीज़ देखनी है। तो पहला लेवल क्या होता है, पहला लेवल जहाँ पर फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा लिवर पे आ रहे हैं, ये कब होता है, जब आपका कंडीशन है ऑफ एक्सेसिव मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड। सी एक्सेसिव मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स का क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडिपोज टिश्यू स्टोर्ड फैट को सर्कुलेशन में निकाल रहा है, वो निकाल रहा है बाहर। मतलब वो चाहता है कि एडिपोज टिश्यू चाहता है कि वो फैटी एसिड्स यूज़ हो जाएं। क्यों यूज़ हो जाए, ताकि एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा हो सके, राइट। एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए मुझे फैटी एसिड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, मेरे पास जब मुझे पता है कि मेरा प्राइमरी सोर्स है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, तो मुझे फैटी एसिड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम सब जानते हैं एक चीज़ कि हम सबसे पहले एनर्जी पर्पस के लिए हम कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं, देन हम फैट्स यूज़ करते हैं, एंड देन सीवियर कंडीशंस में हम प्रोटीन्स यूज़ करते हैं, ठीक है, एनर्जी पर्पस के लिए, ओके, बॉडी के एनर्जी पर्पस के लिए, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ स्टारवेशन, जहाँ पर आपका बहुत टाइम से आपने कुछ खाया नहीं है, ठीक है, प्रोलॉन्ग फास्टिंग कंडीशन, तो आप ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है दैट स्टारवेशन कंडीशन में आपका सिंपली ग्लूकोज लेवल काफ़ी कम है, राइट। ग्लूकोज लेवल जब सर्कुलेशन में कम होता है तो इम्पॉर्टेंट एक हार्मोन रिलीज होता है, वो है ग्लूकागॉन, राइट। उसके अलावा स्टारवेशन अगर बहुत ज़्यादा है, स्टारवेशन मतलब क्या हुआ कि आप बहुत टाइम से आप भूखे हो, बहुत टाइम से आपने ठीक से कुछ नहीं खाया, राइट। सो ऐसे कंडीशन में ग्लूकागॉन से ज़्यादा स्पेसिफिकली अगर कुछ हार्मोन रिलीज होता है तो वो है एपिनेफ्रिन, ठीक है। सी ग्लूकागॉन रिलीज होता है, आई एग्री, ओके, बट एपिनेफ्रिन तब रिलीज होता है जब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम से आपने कुछ नहीं खाया है, ठीक है, तब एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। एंड ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, अगर ये आपका क्या है, अगर आपका ये एडिपोसाइट है, एडिपोज टिश्यू है, सो इसके पास आपके पास 7 पास रिसेप्टर्स हैं, राइट, 7 पास रिसेप्टर हैं जहाँ पर आपका ग्लूकागॉन या एपिनेफ्रिन जुड़ेगा, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में, मैं इसको बस रिकॉल कर रहा हूँ, राइट। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होता है, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग में क्या होगा कि ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेजेस को ये एक्टिवेट कर देता है। हार्मोन सेंसिटिव लाइपेजेस क्या करता है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में तोड़ देता है, जिसमें फैटी एसिड्स बीटा ऑक्सीडेशन होगा उनका, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, या तो बीटा ऑक्सीडेशन होगा या अल्फा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और जी का ये ग्लिसरॉल का क्या होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस में चले जाता है, मैंने बताया था 3 पागल बनते हैं, PGAL, ठीक है, एक स्टेप आता है ना ग्लाइकोलाइसिस में जिसमें 3 पागल बनते हैं और DHAP के बीच में एक रिवर्सिबल रिएक्शन चलता है ग्लाइकोलाइसिस में, तो इस स्टेप में मुझे ग्लिसरॉल काम आता है, ठीक है। वो जब हम ग्लाइकोलाइसिस डील करेंगे तब मैं इस चीज़ को वापस से रिकॉल करूँगा, ओके। तब तक के लिए फैटी एसिड्स का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एंड ग्लिसरॉल का क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में आता है, राइट। मतलब मेरा अल्टीमेटली मेरा एम क्या होना चाहिए, बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, ठीक है। एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर मेरे पास ग्लूकोज नहीं है, अगर मैं स्टारवेशन का कंडीशन है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन है,
तब मुझे फैटी एसिड्स ही चाहिए, ठीक है, एनर्जी पर्पस के लिए। तो एडिपोसाइट्स को पता कैसे चलेगा कि कंडीशन स्टार्वेशन की है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन है, कैसे पता चलेगा? तो उसको सिग्नल देने के लिए ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन है, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन ग्लूकागॉन तभी निकलते हैं जब आपकी कंडीशन जहाँ पर आपका ग्लूकोज लेवल सर्कुलेशन में बहुत ही कम है, बहुत ही लो है, राइट, ओके। सो पहला मेरा रीज़न हो सकता है फैटी लिवर का, वो था एक्सेसिव मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। तो एक्सेसिव मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स क्यों होता होगा? तो मैंने सबसे पहला रीज़न दिया स्टार्वेशन। सेकेंड रीज़न जो होता है एक्सेसिव मोबिलाइजेशन का, वो है डायबिटीज़। आप सोच रहे होंगे डायबिटीज़ मेलाइटस ये कंडीशन है जहाँ पर आपका ग्लूकोज लेवल हाई है सर्कुलेशन में। पहले मैंने बात किया स्टार्वेशन में, जहाँ पर ग्लूकोज लेवल बहुत कम है। अब डायबिटीज़ मेलाइटस बोल रहा हूँ जहाँ पर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है सर्कुलेशन में। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये दो अलग अलग बिल्कुल उल्टे चीज़ हैं। तो दो उल्टे चीज़ें सेम चीज़ों को कैसे स्टिमुलेट कर रहे हैं, मतलब फैटी एसिड्स को कैसे वो स्टिमुलेट कर रहे हैं एनर्जी के लिए? तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था, आंसर है डायबिटीज़ मेलाइटस में आई एग्री ग्लूकोज कंसेंट्रेशन सर्कुलेशन में बढ़ता है, राइट। तो ग्लूकोज कंसेंट्रेशन बढ़ने की वजह से डायबिटीज़ नहीं है, डायबिटीज़ इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से डायबिटीज़ है। इंसुलिन नहीं है, डिफिशियंट है, इसीलिए ग्लूकोज लेवल बढ़ा। सो मेरा प्राइमरी कंसर्न क्या होना चाहिए? इंसुलिन की डिफिशियंसी पर होना चाहिए, ना कि ग्लूकोज के कंसेंट्रेशन पर होना चाहिए, ठीक है। तो ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन हाई होने का रीज़न है इंसुलिन की डिफिशियंसी। इंसुलिन होता तो वो यूज़ कर चुके होते टिश्यूज हमारे, तो कंसेंट्रेशन बढ़ता भी नहीं था, ओके। सो डायबिटीज़ मेलाइटस में सिंपली इंसुलिन की डिफिशियंसी है। जब भी इंसुलिन की डिफिशियंसी हो, आपके पास इंसुलिन कम है, राइट, अगर इंसुलिन कम है तो अपने आप उसका जो एंटागोनिस्ट हार्मोन है, क्या है? ग्लूकागॉन, अपने आप वो ऊपर हो जाता है, अपने आप उसका लेवल बढ़ जाता है। अगेन रीज़न आ गया, ग्लूकागॉन बढ़ जाता है तो अपने आप फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल बनने चालू हो जाते हैं, मतलब फैट्स टूटने चालू हो जाते हैं, ठीक है। सो दूसरा रीज़न हुआ है डायबिटीज़ मेलाइटस। पहला रीज़न स्टार्वेशन, दूसरा रीज़न डायबिटीज़ मेलाइटस। समझ में आ गया स्टार्वेशन क्यों होता है, क्यों स्टार्वेशन के टाइम पे फैटी एसिड्स का मोबिलाइजेशन बढ़ता है, क्यों डायबिटीज़ मेलाइटस में फैटी एसिड्स का मोबिलाइजेशन बढ़ता है, ठीक है। थर्ड रीज़न आता है वो है अल्कोहलिज्म। क्या होता है? अल्कोहलिज्म। थर्ड रीज़न क्या है? अल्कोहलिज्म, राइट। अब आप सोच रहे हो अल्कोहलिज्म कैसे सी, अल्कोहल जब लिया जाता है तो बॉडी में इट गेट्स ऑक्सीडाइज होके क्या बनता है? वो एसेटाल्डिहाइड बनता है, ठीक है। इससे ना मेनली मुझे NADH और H+ मिलता है। अब इसको ध्यान में रखो, पहली चीज़ NADH और H+ बनता है। अभी मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, उससे आप अपने आप क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। हमारे पास एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हम स्टेप्स क्या होने चाहिए? हमारे पास ग्लूकोज है, नॉर्मली जैसा होता है ग्लूकोज होगा, वो एसेटाइल कोए पे जाता है, राइट, एंड वो क्रेब्स साइकिल रन करता है एंड वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे जाता है। क्या जाता है? आपके इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स कैसे जाते हैं? NADH और FADH के फॉर्म में, राइट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आप अल्टीमेटली क्या बनाते हो? आप एनर्जी बनाते हो, राइट, इन द फॉर्म ऑफ ATP, बराबर, ओके। एनर्जी मतलब आप क्या ला रहे हो? मतलब आप क्या ला रहे हो? आपके पास NADH और FADH आपके पास बहुत ज़्यादा है, बराबर, आप समझ पा रहे हो? आपके पास अगर ये ज़्यादा है, ठीक है, तब आपकी एनर्जी भी बन रही है, बराबर, जो नॉर्मली हमारे बॉडी में चल रहा है, अभी भी चल रहा है, ओके। तो अभी मेरे पास अगर अल्कोहल लिया किसी ने और उसके बॉडी में NADH का लेवल बढ़ जाता है, अगर बढ़ जाता है तो क्या मुझे फिर से ये स्टेप करने की ज़रूरत है एनर्जी के लिए? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास NADH आ रहा है अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके, ठीक है। NADH ऑलरेडी आ रहा है तो मुझे ये स्टेप्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गया है। सो ये मुझे स्टेप्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास एनर्जी बहुत, मैं
मैं अमीर हूँ एनर्जी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो मुझे ये चीज़ नहीं करना है। अगर ये नहीं करना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं रन करना है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रन नहीं करना है तो मुझे क्रेब्स साइकिल रन नहीं करना है। अगर क्रेब्स साइकिल रन नहीं करना है तो ये जो एसिटाइल कोए है, क्या होता है इसका, ये जाएगा फैटी एसिड सिंथेसिस प्रोसेस में। फैटी एसिड सिंथेसिस जो डी नोवो सिंथेसिस पाथवे ना, फैटी एसिड सिंथेसिस, उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चालू कर देता है और क्या बनाता है, फैटी एसिड्स बनाना चालू करता है। पढ़े होंगे आपने कि एसिटाइल कोए से ही आप फैटी एसिड बनाते हो, तो वो एसिटाइल कोए आपका यहीं से आ रहा है। अगर क्रेब्स साइकिल नहीं चल रहा है तो एसिटाइल कोए से आप फैटी एसिड्स बना रहे हो, ठीक है, ओके। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, बट ये मैं चीज़ फैटी एसिड सिंथेसिस में बताना चाहता हूँ, बट अभी एक बार छोटा सा पॉइंट है बताना चाहता हूँ। एसिटाइल को, ये जो चल रहा है एसिटाइल को एक क्रेब्स साइकिल, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, ओके। फैटी एसिड जो सिंथेसिस है वो प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा है, एग्री। तो मुझे एसिटाइल कोए को क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। मैंने इनर मेम्ब्रेन स्पेसिफिकली क्यों बोला, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल नहीं है। आउटर मेम्ब्रेन बहुत परमिएबल है, बट इनर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल नहीं होता है, राइट। सो इनर मेम्ब्रेन से कोई भी चीज़ अंदर बाहर होना है तो उसको एक सिस्टम, एक शटल की ज़रूरत है। हमेशा याद रखो, हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बाहर कुछ भी होता है तो उसको एक शटल, एक ट्रांसपोर्टेशन, एक सिस्टम की ज़रूरत है, ओके। तो यहाँ पर भी एसिटाइल कोए डायरेक्टली नहीं जाता है साइटोप्लाज्म में, राइट, ये सिट्रेट ऑक्जेलो एसिटेट शटल के थ्रू जाता है, ओके। छोटा सा पॉइंट था, बताना ज़रूरी था, ओके। वापस से हम इसको कवर करेंगे जब मैं फैटी एसिड सिंथेसिस हम देखेंगे, ठीक है, ओके। सो एसिटाइल कोए, अल्टीमेटली एसिटाइल कोए से ही मेरा क्या बन रहा है, फैटी एसिड्स बन रहा है, ओके ओके। अभी फैटी एसिड्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आप सोचो फैटी एसिड्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली अगर एक्यूमुलेट कर रहे हैं और कंडीशन आपका स्टारवेशन भी निकला तो आप क्या देखते हो, ऑक्सीडेशन होता हुआ देखोगे। ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो डेफिनेटली आपका मोबिलाइजेशन भी बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, मोबिलाइजेशन भी बढ़ जाता है और अल्टीमेटली आपका क्या हो जाता है, फिर से पहला रीज़न आ गया, एक्सेसिव मोबिलाइजेशन और फैटी लिवर हो जाता है, ठीक है। सो मैंने क्या देखा अभी तक, फैटी लिवर की कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, मतलब क्या क्या लेवल पे मुझे चेक करना है। मैं एक बार इसे बना के बता देता हूँ। पहला लेवल मुझे ये देखना है, दूसरा मुझे यहाँ देखना है, तीसरा ये लेवल है, राइट। तो पहला लेवल हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, हम सिर्फ पहला लेवल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर फैटी एसिड्स आ रहे हैं लिवर पे, ठीक है। सो फैटी एसिड्स ज़्यादा कब आ सकते हैं, तो वो रीज़न है स्टार्वेशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस, अल्कोहलिज्म। फोर्थ है, ऑब्वियसली फोर्थ सिंपल ही होगा, आप समझ सकते हो फोर्थ क्या है, एक्सेसिव इनटेक ऑफ ट्राइसल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, लाइक आप कार्बोहाइड्रेट भी बोलो, बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा आप ले रहे हो खाना, ठीक है, तब भी। तो ये 4 रीजंस होते हैं जहाँ पर आपका अल्टीमेटली फैटी एसिड्स का मोबिलाइजेशन बढ़ेगा, और अगर फैटी एसिड्स को अगर वो लिवर नहीं डील कर पाता है, मतलब इतना अबंडेंट लेवल, मतलब इतना ज़्यादा अगर आ रहा है लिवर के पास, वर्कलोड उसका बढ़ गया है लिवर का, अगर लिवर प्रॉपरली नहीं कर पाता है तो एक्यूमुलेट करना चालू करेगा एंड फैटी लिवर कंडीशन आ जाएगा, राइट, ओके। सो पहला हो गया रीज़न। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ लिखता हूँ, ओके। तो सेकेंड जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो है लिवर डिसफंक्शन। आप खुद सोचो, नॉर्मल लेवल का ट्राइसल्ग्लिसरॉल आ रहा है लिवर पे, नॉर्मल लेवल ही आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल लेवल ही आ रहा है, पर भी एक्यूमुलेशन हो रहा है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि लिवर जो भी अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स आ रहे हैं, लिवर उसके साथ उसको डील नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके फंक्शनिंग में कुछ तो भी लोचा है, राइट। तो क्या हो सकता है कंडीशन, लाइक हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से, ओके। एक और चीज़ बताना इंपॉर्टेंट है कि सत्यनारायण में एक लाइन लिखा हुआ है दैट फैटी लिवर इज एसोसिएटेड विद द लिवर सिरोसिस। अब उसने बस एक लाइन लिखा है, बट उस लाइन को हम अगर खोद के देखेंगे तो फैटी लिवर से कैसे सिरोसिस हो रहा है, सिंपल देखो,
फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हिपैटोसाइट है, ओके, यहाँ न्यूक्लियस है उसका, एग्री, एंड ये धीरे धीरे फैट एक्यूमुलेट करना चालू हो रहा है, फैट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा करेगा और न्यूक्लियस को भी वो साइड कर देगा, ठीक है। इतना एक्यूमुलेट होता है करेगा कि अल्टीमेटली सेल फट जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, फट जाएगा, अल्टीमेटली सेल फट जाएगा। अगर सेल फट जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए फाइब्रोटिक टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। अगर एक दो सेल होता है तो वो पता भी नहीं चलता है, ठीक है, कब फाइब्रोटिक टिश्यू बना, कब रिपेयरिंग हो गया, कब नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर एक साथ में बहुत सारे सेल्स में चीज़ हो रहा है तो सेम टाइम पर अगर मैं देखूं सभी को तो मुझे फाइब्रोटिक टिश्यू के कारण मुझे फाइब्रोसिस होता हुआ दिखता है। क्या फाइब्रोटिक टिश्यू की वजह से क्या हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है, एग्री, फाइब्रोसिस हो रहा है। एंड यही फाइब्रोसिस कंडीशन क्या है मेरा, इसी को तो हम बोलते हैं सिरोसिस। अगर आपको पता है लिवर सिरोसिस क्या होता है, लिवर सिरोसिस होता क्या है कि लिवर सिरोसिस जब लिवर के कुछ सेल्स डैमेज होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए जब फाइब्रोटिक टिश्यूज़ बनते हैं और वो फाइब्रोटिक टिश्यू काफ़ी टाइम तक अगर वो फाइब्रोटिक टिश्यूज़ लिवर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड वो पर्टिकुलर पार्ट जहाँ डैमेज हुआ है, जो पार्ट के सेल्स डैमेज हुए हैं, वो पार्ट फाइब्रोसिस हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर फाइब्रोटिक टिश्यूज़ बनने चालू हो रहे हैं, तो मैं बोलूँगा उस पार्ट पे सिरोसिस हुआ है या लिवर सिरोसिस हुआ है, राइट, यही सिरोसिस है। तो इसलिए दिस इज़ हाउ फैटी लिवर इज़ एसोसिएटेड विद द सिरोसिस। बस एक स्टेटमेंट बोला था उसमें कि फैटी लिवर इज़ एसोसिएटेड विद सिरोसिस, पर क्यों, तो उसका रीज़न ये है, राइट, ओके। दूसरा भी कंडीशन खत्म हो गया हमारा। थर्ड जो केस है, थर्ड पॉसिबिलिटी, पहला हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड पॉसिबिलिटी हमारी क्या होती है, देखो थर्ड पॉसिबिलिटी आप खुद सोचो, एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, ठीक है, एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, या मैं ये बोल सकता हूँ कि इम्पेयरमेंट इन द सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। क्यों मैंने लाइपोप्रोटीन्स बोला, क्योंकि ये जो एक्सक्रीट करेगा ये VLDL के फॉर्म में ही कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, ये सिर्फ VLDL के फॉर्म में कर रहा है। आपको याद होगा तो मैंने एक चीज़ बोला था आपको, KFC का बिल, तो उसमें जो लास्ट में L है वो लाइपोप्रोटीन ही है, ठीक है, लाइपोप्रोटीन भी बनाता है ये, एंड इसी लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में जो भी फैटी एसिड उसके पास आया है वो उसको बाहर कर देता है, ठीक है। सो थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है, इम्पेयरमेंट in synthesis of what, synthesis of VLDL, राइट, ओके। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब VLDL आप खुद सोचो, VLDL क्या है, एक लाइपोप्रोटीन है, एग्री, हम जानते हैं लाइपोप्रोटीन क्या होता है, लाइपो मतलब इसका एक कंपोनेंट लिपिड कंपोनेंट है, प्रोटीन जिसका एक कंपोनेंट प्रोटीन है, एग्री, ओके। सो VLDL में जो लिपिड पार्ट है वो क्या है, फॉस्फोलिपिड, वो क्या है, फॉस्फोलिपिड, राइट, एग्री। जो प्रोटीन पार्ट है वो क्या है, ApoB100, एक सेकेंड, ओके, ApoB100 एंड ApoC, ओके। सो ApoB100 एंड ApoC ये प्रोटीन पार्ट होगा एंड जो लिपिड पार्ट है वो होगा फॉस्फोलिपिड, ओके। सो अगर लाइपोप्रोटीन इम्पेयरमेंट इन द सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन, ठीक है, मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, तो लाइपोप्रोटीन कब गड़बड़ हो सकता है बनना, सी अगर इनको तोड़ूंगा तो ऐसा हो रहा है, अगर वापस से लिपिड को एंड प्रोटीन को जोड़ दूंगा तो मुझे वापस से VLDL लाइपोप्रोटीन ही मिल रहा है, बराबर, ओके, ठीक है। सो लाइपोप्रोटीन्स में उनका बनना प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो क्यों हो सकता है, आप लेवल्स आप खुद सोच सकते हो कि लेवल कब मतलब कहाँ आप सोच सकते हो। देखो लिवर में लाइक फॉस्फोलिपिड है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द फॉस्फोलिपिड, राइट। फॉस्फोलिपिड में सी या तो फॉस्फोलिपिड नहीं बन रहा है प्रॉपर, या तो एपोप्रोटीन नहीं बन रहा है प्रॉपर, या तो इन दोनों का जुड़ना नहीं हो रहा है और VLDL नहीं बन रहा है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ होंगी लाइपोप्रोटीन के ना बनने की।
तीन पॉसिबिलिटीज फिर से, या तो फॉस्फोलिपिड प्रॉपरली नहीं बन पा रहा है, या तो एपोप्रोटीन्स नहीं बन पा रहे हैं, या तो वो दोनों जुड़ के VLDL नहीं बना पा रहे हैं। तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जहाँ पर आपका लाइपोप्रोटीन सिंथेसिस में आपका इम्पेयरमेंट होगा, बराबर। ओके, तो सबसे पहले ये फॉस्फोलिपिड में गड़बड़ी कहाँ हो सकती है, वो दो पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। सी, फॉस्फोलिपिड में ना कहाँ गड़बड़ी हो सकती है। पहला है फॉस्फोलिपिड में लाइपोट्रोपिक फैक्टर्स की कमी होना। लाइपोट्रोपिक फैक्टर्स की कमी होना। अब लाइपोट्रोपिक फैक्टर्स क्या होते हैं? एक्चुअली ये वो फैक्टर्स हैं। अब इमेजिन करो, एक बंदा है, उसका नाम है लियो। एक लियो एक ऐसा पहलवान है जो फैट एक्यूमुलेट करने जा रहा है लिवर में, उस फैट को उठा के वो बाहर फेंक रहा है। समझ पे आ रहा हो? एक लियो नाम का एक बंदा है, एक इंसान है। ओके, तो ये फैट को एक्यूमुलेट करने नहीं दे रहा है, ये जो भी एक्यूमुलेट हो रहा है उसको उठा के बाहर फेंक रहा है। तो ये लाइपोट्रोपिक फैक्टर है। इन शॉर्ट, लाइपोट्रोपिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिनका ना होना खतरा है, मतलब फैटी लिवर होने के फुल चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। जिनके ना होने की वजह से फैटी लिवर होने के फुल चांसेस हैं। मैंने लियो क्यों लिखा? लियो इसलिए लिखा क्योंकि एल मतलब लेसिथिन। सी, लेसिथिन नाम आया तो आप लेसिथिन अगर नाम आता है तो आप कोलिन वर्ड भी याद रख सकते हो, क्योंकि आपको याद होगा मैंने केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स में बताया था कि कोलिन और लेसिथिन का क्या रिलेशन है। अगर मैं फॉस्फोलिपिड में कोलिन ऐड करता हूँ तो मुझे लेसिथिन मिलता है। एग्री ना? ओके, सो लेसिथिन, लियो का एल आता है लेसिथिन। अगर लेसिथिन है तो साथ में आप कोलिन भी याद रखो, ठीक है। ई का क्या मतलब होता है? ई का मतलब होता है विटामिन ई। विटामिन ई की डिफिशियंसी हुई सो ये भी एक तरीके से लाइपोट्रोपिक फैक्टर होगा, ठीक है। तो इसलिए विटामिन ई की डिफिशियंसी भी होती है ना, तो भी आपका फैटी लिवर हो सकता है, ठीक है। ओ क्या होता है? सोचो, ओ होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। मैंने अगेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को भी डील किया था आपके केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स वाले टॉपिक पे। ओ होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओके, राइट। सो फिर से रिवाइज करते हैं। लाइपोट्रोपिक फैक्टर, सिंपली मुझे क्या चेक करना है, मेरा तीसरा रीजन आता है इम्पेयरमेंट इन द सिंथेसिस ऑफ VLDL। सो VLDL क्या होता है? एक लाइपोप्रोटीन है जो लिपिड पार्ट और एक प्रोटीन पार्ट से बना है। लिपिड पार्ट इसमें कौन सा है? फॉस्फोलिपिड है। प्रोटीन पार्ट इसमें क्या है? एपोप्रोटीन्स है, राइट। तो लाइपोप्रोटीन कब बनने में प्रॉब्लम हो सकता है? या तो फॉस्फोलिपिड आपको नहीं मिल रहा है, प्रॉपर नहीं बन रहा है, या तो एपोप्रोटीन आपको प्रॉपर नहीं बन रहा है, या तो वो दोनों जुड़ के लाइपोप्रोटीन प्रॉपर नहीं बना पा रहे, राइट। तीन पॉसिबिलिटीज है। तो फॉस्फोलिपिड क्यों नहीं बन पाता है? तो उसकी दो रीजंस होते हैं। पहला होता है लाइपोट्रोपिक फैक्टर्स का ना होना, लाइक कोलिन हो गया, लाइक लेसिथिन हो गया, लाइक आपका विटामिन ई हो गया, लाइक आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गया। तो आपको लियो वर्ड याद रखना है। लियो एक पहलवान है, राइट, एक इंपॉर्टेंट लाइपोट्रोपिक फैक्टर है, समझो लियो में आपके क्या क्या आ जाते हैं? लेसिथिन आ जाता है, कोलिन आ जाता है, विटामिन ई आ जाता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड आ जाता है, राइट। ओके, सो दूसरा रीज़न जिसकी वजह से फॉस्फोलिपिड्स नहीं बनते हैं, वो दूसरा रीज़न क्या है? वो दूसरा रीज़न है डिफिशियंसी इन एसेंशियल फैटी एसिड्स। अगेन केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स में मैंने बताया था एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स मेनली वो होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, जिनको हमको डाइट में लेने की ज़रूरत है, तभी एसेंशियल है वो, ओके। तो उनके कम होने के वजह से फॉस्फोलिपिड प्रॉपर नहीं बनता है, ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, ये कम कब होगा? कम क्यों हो रहा होगा एसेंशियल फैटी एसिड? या तो आप डाइटरी इंटेक आपका कम है एसेंशियल फैटी एसिड्स का, या फिर मतलब आप ऐसा हो रहा है ना कि आप या तो नहीं खा रहे हो, या तो आप ऐसी चीज़ खा रहे हो जो अंदर जाके आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स से फाइट कर रहा है, ठीक है, कंपटीशन रखता होगा। सो वो क्या है हमारा? हाई
इंटेक, हाई इंटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हाई इंटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इसके साथ फाइट करता है। किसके साथ फाइट करता है? एसेंशियल फैटी एसिड्स के साथ ये फाइट करता है। तो या तो आप डाइटरी इंटेक आपका गड़बड़ है, मतलब आप कम खाते हो एसेंशियल फैटी एसिड्स, या फिर आप जो प्रॉपर खा भी रहे हो तो साथ में आप कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा खा रहे हो। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का इंटेक ज़्यादा होने की वजह से अंदर जाके वो फैटी एसिड्स के साथ फाइट करता है, अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल जीत जाता है। ओके, तो ऐसे करके आपको फैटी एसिड्स की डिफिशियंसी हो जाती है, बराबर। ओके, एसेंशियल फैटी एसिड्स की डिफिशियंसी होती है, राइट। सो ये दो रीजंस हैं जहां एक लाइपोट्रोपिक फैक्टर है और डिक्रीज इन द और डिफिशियंसी इन द एसेंशियल फैटी एसिड्स। ये दो रीजंस हैं जहां पर आपके फॉस्फोलिपिड बनने में गड़बड़ी आ जाती है। ठीक है, ये दो रीजंस ना होने के वजह से, मतलब ये दो रीजंस की वजह से, सॉरी, ये दो रीजंस की वजह से आपको फॉस्फोलिपिड नहीं बनते हैं। अगर फॉस्फोलिपिड नहीं बनेगा ना तो आपका लाइपोप्रोटीन भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, ओके। लाइपोप्रोटीन में क्योंकि दो ही कंपोनेंट चाहिए, आपको लिपिड चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आपका एक भी कंपोनेंट नहीं मिलता है तो आपका प्रोडक्ट लाइपोप्रोटीन नहीं बन पाता है। ओके, दूसरा रीज़न है एपोप्रोटीन का ना बनना। अब एपोप्रोटीन का ना बनने का रीज़न क्या क्या हो सकता है? रीज़न सिंपल है, कुछ केमिकल्स रीज़न है। केमिकल्स क्या होते हैं? केमिकल्स लाइक इथियोनिन, इथियोनिन हो गया, प्यूरोमाइसिन हो गया। सी, ये याद रखना पड़ेगा, प्यूरोमाइसिन हो गया, इथियोनिन हो गया, ऐसे कुछ केमिकल्स हैं, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, राइट। ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जिनके वजह से आपका एपोप्रोटीन नहीं बन पाता है। ठीक है, जिनके वजह से आपका एपोप्रोटीन नहीं बन पाता है। अगर एपोप्रोटीन नहीं बन पाएगा, अगर आप खुद सोचो, अगर आपका एपोप्रोटीन नहीं बन पाता है तो अगेन लाइपोप्रोटीन में से दो में से किसी भी एक पार्ट को अगर आप डैमेज करते हो तो वो दूसरा इकलौता अकेला मिलके वो लाइपोप्रोटीन नहीं बना सकता है। आपको फॉस्फोलिपिड भी चाहिए, आपको एपोप्रोटीन भी चाहिए, ताकि आप लाइपोप्रोटीन बना सको, VLDL आप बना सको, बराबर। ओके, मान लो आपके पास फॉस्फोलिपिड भी अच्छा है, आपको एपोप्रोटीन्स भी अच्छा है, बट उनको जोड़ के आपको VLDL बनाना है। एंड VLDL बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अगर वो नहीं होंगे तो अगेन VLDL नहीं बनेगा। क्या क्या ज़रूरत है? लाइपोप्रोटीन्स में हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल देखो, लिपिड पार्ट एंड प्रोटीन पार्ट मिलके आपको लाइपोप्रोटीन बना रहा है, VLDL बना रहा है, बराबर, मतलब लाइपोप्रोटीन बना रहा है। जो रिक्वायरमेंट है वो है ATP, रिक्वायरमेंट है पायरिडॉक्सिन, रिक्वायरमेंट है ATP, रिक्वायरमेंट है पायरिडॉक्सिन, रिक्वायरमेंट है पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है? सिंपल 3P समझो, या पाप, PAP, पाप, पापी आदमी है क्या? ये PAP। एक P पायरिडॉक्सिन है, दूसरा P पेंटोथेनिक है, और एक A आपका ATP है। अब पेंटोथेनिक क्या होता है? पेंटोथेनिक विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B5। ओके, और विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस सारे कोएंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, और हम जानते हैं कोएंजाइम्स क्या होते हैं। कोएंजाइम्स बेसिकली एंजाइमेटिक एक्टिविटी को एनहांस करते हैं। ओके ओके, सो अगर मान लो ATP नहीं है तो भी आपका रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, पायरिडॉक्सिन नहीं है तो भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, पेंटोथेनिक एसिड नहीं है तो भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 रीजंस हो सकती हैं जहां पर आपका VLDL नहीं बन सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है, आप सिंपली जैसा मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ वैसा एक बार लिख लो, एंड देन दोबारा आप उसको पढ़ के देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। क्योंकि बुक्स में आपको स्टेटमेंट वाइज है, आपको पैराग्राफ में दिया है, एंड वो चांसेस है कि आप उड़ जाए दिमाग से, राइट। आप ऐसे फ्लो चार्ट टाइप बना लोगे तो आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाएगा। ओके, सो सी, अगेन मेरे पास 3 कॉजेस मुझे चेक करने थे, पहला इनकमिंग, दूसरा यूटिलाइजेशन, तीसरा एक्सक्रीशन। ठीक है, तो पहला इनकमिंग में मेरा प्रॉब्लम कहाँ होता है? अगर मान लो इनकमिंग वाले में प्रॉब्लम है,
यूटिलाइजेशन और एक्सक्रीशन नॉर्मल है, पहला केस, जिसमें यूटिलाइजेशन एंड एक्सक्रीशन नॉर्मल है, बट जो आ रहा है वो ज़्यादा, कुछ कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, ठीक है, जिसको डील करना, जिसके वजह से लिवर का वर्कलोड बढ़ गया। वो रीज़न था हमारा एक्सेसिव मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स का। वो मतलब वो फंडा में जो बोल रहा हूँ वो एक्सेसिव मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स है, राइट। कब हो सकता है एक्सेसिव मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड? स्टार्वेशन के केस में होगा। क्यों स्टार्वेशन के केस में होगा मैंने बताया है। डायबिटीज मेलाइटस में होता है, एंड क्यों डायबिटीज मेलाइटस में होता है वो भी मैंने बताया है। तीसरा अल्कोहलिज्म में होता है, एंड चौथा एक्सेसिव इंटेक ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, मतलब कैलोरी इंटेक आप बढ़ा रहे हो, बराबर। कैलोरी इंटेक मतलब जहाँ से आप एनर्जी ले रहे हो, कोई भी एनर्जी सोर्स, आप कुछ भी खा रहे हो, एनर्जी सोर्स कुछ भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, इन शॉर्ट हाई कैलोरी इंटेक है आपका, बराबर। ओके, सो किधर गया मेरा डायग्राम? ओके, सेकेंड कॉज मेरा क्या हो सकता है? यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन एबनॉर्मल कब हो सकता है? इन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, वहाँ पर लिवर फंक्शनिंग गड़बड़ होता है, लिवर का फंक्शनिंग गड़बड़ होता है। ओके, दूसरा होता है जहाँ पर सिरोसिस हो गया, ठीक है, लिवर सिरोसिस। तो दो कंडीशन है, हेपेटाइटिस बी एंड सिरोसिस। तीसरा रीज़न एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वीएलडीएल के फॉर्म में होता है, वीएलडीएल का ना बनना भी एक रीज़न है, एक्यूमुलेशन होना, ठीक है, एक्यूमुलेशन होना। किधर गया? वीएलडीएल। ओके, इम्पेयरमेंट इन द सिंथेसिस ऑफ वीएलडीएल, राइट। ओके, सो लाइपोप्रोटीन्स नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे हैं? या तो फॉस्फोलिपिड नहीं बन रहा है, या तो एपोप्रोटीन नहीं बन रहा है, या तो दोनों को कंबाइन करने वाले एलिमेंट्स नहीं है, राइट। ओके, सो ये सारे रीजंस होते हैं जिनके वजह से फैटी लिवर होता है, बराबर। ओके, एक लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट वीआईपी आते हैं लास्ट में। एक्चुअली हमको पहले वीआईपी को बोलना था, बट हम वीआईपी को लास्ट में ले रहे हैं, ठीक है। वीआईपी कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्टर्स हैं जिनके वजह से फैटी लिवर होता है। आप इस पी को काटो और टी लिखो। वीआईपी में पी को कट करना है एंड टी लिखना है, तो निमोनिक है ये। वी क्या होता है? विटामिन ई, विटामिन ई की डिफिशियंसी, राइट। आई होता है इंसुलिन, इंसुलिन के होने के वजह से भी आपका एक्सेसिव इंसुलिन के वजह से भी फैटी लिवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड टी आता है थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, राइट। ओके, सो तीन एक्स्ट्रा रीजंस हैं जो बिल्कुल लास्ट में आपको वीआईपी को आपने इंपॉर्टेंस दिया है। मतलब इतने रीजंस के बाद आपका एक वीआईपी भी है जिसके वजह से भी फैटी लिवर होता है। वो वीआईपी क्या है? विटामिन ई की डिफिशियंसी, इंसुलिन की डिफिशियंसी, और पी को कट करके टी लिखना है, एंड टी क्या होता है हमारा? थायराइड हार्मोन। ओके, सो यहाँ पर हम एंड करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर सत्यनारायण का एक छोटा सा डायग्राम भी है कि हम कैसे ये जो चीज़ें दिया है वो कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया है, एक डायग्राम में सभी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। जो चीज़ें मैंने बोला है वो सारी चीज़ें एक डायग्राम में एक्सप्लेन्ड है, राइट। एंड वो डायग्राम क्या होता है? वो डायग्राम एक छोटा सा डायग्राम है, लिवर का डायग्राम बना है, जिसमें एडिपोज टिश्यू से फैटी एसिड्स मोबिलाइज करते हैं, मोबिलाइज करके अल्टीमेटली वो लिवर में जाएंगे, एंड लिवर में किस तरीके से लिवर उसको यूज़ करता है, एंड किस तरीके से लिवर उसको एक्सक्रीट भी करता है, ठीक है। तो नेट मुझे देखना है कितना आ रहा है, कितना यूज़ कर रहा है, एंड कितना वो जा रहा है। नेट ही मुझे बताता है कि कितना एक्यूमुलेट करना चाहिए और कितना एक्यूमुलेट कर रहा है। ओके, लिवर अगेन स्टोरेज ऑर्गन नहीं है फैट्स का, तो यहाँ एक्यूमुलेशन होगा, तो ये क्लिनिकल कंडीशन है। ओके, सो हियर आई एम रैपिंग अप दिस पार्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। होप यू लाइक माई पार्ट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, एंड प्लीज़ लाइक, एंड प्लीज़ इसको थोड़ा सा और शेयर करिए, एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते जाए। मैं नए नए वीडियोस हर दिन एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। हर दिन एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ये पक्का है। ओके, थैंक यू।